दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी जेल से ही सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नैतिकता के आधार पर सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी बीच केजरीवाल के एक पूर्व साथी और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। संदीप ने सीएम को पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। संदीप कुमार का कहना है कि केजरीवाल ने हिरासत में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार खो दिया है। संदीप कुमार ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका के तहत किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय या पद को बनाए रखने के अधिकार को चुनौती देना है। कोर्ट दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यह बताने के लिए कहे कि वह किस अधिकार, योग्यता और पदवी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 ए और जांच के बाद उन्हें बिना दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से हटा देना चाहिए। कोर्ट में पूर्व विधायक ने क्या कहा? याचिका में संदीप कुमार ने दावा किया है कि दिल्ली का मतदाता होने के नाते वह व्यक्तिगत रूप से इस बात से परेशान है कि उनके केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो पद संभालने में असमर्थ है, जो हिरासत से कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकता या जेल जैसा ही भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित है। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर गाली देने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इसे शर्मनाक बताते हुए पूछा है कि क्या चुनाव आयोग ने अपने दफ्तरों में भाजपा के चुनावी ट्रोल्स भर्ती कर लिए हैं। पार्टी का कहना है कि जब उसके उम्मीदवारों ने कार्यक्रम के लिए इलेक्शन कमीशन से अनुमति मांगी तो न सिर्फ अनुमति देने से इनकार कर दिया, बल्कि लिखित में भद्दी गाली भी दी गई। आपने चुनाव आयोग को भाजपा का ही हिस्सा करार दिया है। इसका सबूत दिखाते हुए 2 स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए हैं। मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कैथल का है। वहां से आपके शुभम राणा ने बैठकों के लिए और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी थी। इसमें कैथल के चांदना गेट के अलावा वार्ड संख्या 9, 10 और C1 में बैठकों और लाउड स्पीकर में सभा की इजाज़त मांगी गई थी। बताया गया था कि कार्यक्रम 7 अप्रैल 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा में आपके प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता भी शिरकत करने वाले थे। इन सभाओं की इजाजत न देते हुए चुनाव आयोग के स्थानीय दफ्तर से जो कमेंट किया गया, उसे लेकर पार्टी को आपत्ति है। एक टिप्पणी में लिखा है, कोणी डेंडे। यह हरियाणवी भाषा में है, जिसका अर्थ होता है नहीं दूंगा। हालांकि दूसरी टिप्पणी में गाली दी गई है, जिसमें लिखा गया है तेरी माँ का। पार्टी नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। हमने इस मामले की तहकीकात के लिए शुभम राणा से बातचीत की, जिन्होंने इन सभाओं और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी थी। उन्होंने बताया कि यह खबर वास्तविक है। उन्होंने बताया कि गांवों में बैठकों के लिए यह अनुमति मांगी गई थी। इस मामले में स्थानीय चुनाव आयोग दफ्तर के 5 लोगों को निलंबित भी किया गया है। ये सभी कंप्यूटर ऑपरेटर है। स्थानीय चुनाव आयोग अधिकारी ने कंप्यूटर हैक होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर निशाना साधते हुए पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि धारा 370 से राजस्थान या अन्य प्रदेशों के लोगों का क्या वास्ता है। हालांकि इस दौरान खड़गे ने धारा 370 को 371 बोल दिया। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहाँ। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस से ऐसी भयानक गलतियां करने की अपेक्षा ही की जाती है। कांग्रेस के द्वारा की गई ऐसी भूलों ने दशकों से हमारे देश को परेशान किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में वीडियो साझा कर लिखा कि यह सुनना शर्मनाक है कि कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कश्मीर से क्या वास्ता है।
मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और प्रत्येक राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का भारत के दूसरे प्रदेशों पर अधिकार है। कांग्रेस को यह नहीं पता कि कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए राजस्थान के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस नेताओं की गलती नहीं, भारत के विचार को न समझ पाने के लिए अधिकतर कांग्रेस पार्टी की इटालियन संस्कृति ही दोषी है। ऐसे बयानों से हर उस देशभक्त नागरिक को ठेस पहुंचती है जो देश की एकता और अखंडता की परवाह करता है। जनता कांग्रेस को जरूर जवाब देगी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी हर रैली में, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, कश्मीर की बात करते हैं। इस दौरान उन्होंने धारा 370 को धारा 371 बोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की जानकारी के लिए बता दे कि यह अनुच्छेद 371 नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 था, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया। हालांकि कांग्रेस से ऐसी भयानक गलतियां करने की अपेक्षा ही की जाती है। कांग्रेस के द्वारा की गई ऐसी भूलों ने दशकों से हमारे देश को परेशान किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एक जनसभा में अनुच्छेद 370 की जगह 371 बोलने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहले जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खड़गे को आड़े हाथों लिया, वहीं अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अनजाने में मोदी शाह के गेम प्लान का खुलासा कर दिया। शाह के आलोचना पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, जयपुर में एक भाषण के दौरान खड़गे जी की जुबान फिसलने से उन्होंने गलती से कह दिया था कि मोदी अनुच्छेद 371 को समाप्त करने का श्रेय लेते हैं। उनका मतलब साफ तौर पर अनुच्छेद 370 से था, लेकिन अमित शाह तुरंत कांग्रेस अध्यक्ष पर भड़क गए। हालांकि सच्चाई यह है कि मोदी नागालैंड से संबंधित अनुच्छेद 371 ए, असम से संबंधित अनुच्छेद 371 बी, मणिपुर से अनुच्छेद 171 सी, सिक्किम से अनुच्छेद 171 एफ, मिजोरम से संबंधित अनुच्छेद 371 जी और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित अनुच्छेद 371 एच को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, संयोग से खड़गे पूर्ववर्ती हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 371 जे के लिए अकेले जिम्मेदार थे, जिसे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा किया। अमित शाह इस बात से भड़क गए कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अनजाने में अनुच्छेद 371 पर मोदी शाह के गेम प्लान का खुलासा कर दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अब अनुच्छेद 370 को रास्ते से हटा दिया गया है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ सियासी ड्रामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक के सामूहिक उपवास कर रहे हैं, तो वहीं वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के सभी 7 प्रत्याशी कनॉट प्लेस पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता सामूहिक उपवास कर रहे हैं। संजय सिंह और आतिशी समेत आपके नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्र हुए हैं, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते साधते केजरीवाल गैंग की ही पोल खोल दी। जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? अरे उपवास पे तो हम भी हैं भाई। ये 11 बजे से उपवास पे है ना। सवेरे तो नाश्ता किए होंगे, नहीं किए? पूरा उपवास है ना। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी हो रखी है और हर कोई दूसरे को डुबाने पर अड़ा है।
आज एक नई नौटंकी की गई उपवास की। बताया जा रहा है कि देश भर के लोग सत्यवादी केजरीवाल के लिए उपवास कर रहे हैं और संजय सिंह ने इस पूरे आयोजन की पोल खोलकर रख दी। वीडियो देखिए और खुद समझिए कैसे संजय सिंह ने केजरीवाल के लिए किए गए आयोजन पर पलीता लगा दिया। आपका उपवास चल रहा है और संजय सिंह पानी पीकर पूछ रहे हैं, खाकर नहीं आए हो क्या? आपके कार्यकर्ता हाथ उठाकर बोल रहे हैं हाँ। सोचिए इनका कैसा उपवास चला है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी नेताओं ने शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केजरीवाल के घर का मॉडल रखा और कहा कि यह दिल्ली के सीएम के भ्रष्टाचार का मॉडल है। इसके अलावा पार्टी ने शराब के बोतल के एक कटआउट पर संजय सिंह की तस्वीर लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी जन औषधि केंद्रों में अच्छी गुणवत्ता और कम महंगी दवाइयां बांटते हैं, तो दूसरी तरफ आप सरकार मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाएं बांटती है। बीजेपी हर घर में नल का पानी कनेक्शन पहुंचाती है, जबकि आपने जल बोर्ड घोटाला किया है। आज आप सहानुभूति का नाटक कर रही है और दिल्ली के लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बीजेपी नेताओं ने सीएम के आवास की प्रतिकृति भी रखी है, जिसके तहत भाजपा नेता नागरिकों को सेल्फी लेने के लिए कह रहे हैं। इसको लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आज हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वह राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, अरविंद केजरीवाल बताए कि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटकर कितना बड़ा ताजमहल बनाया है। दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी को उसी के तरीके से जवाब दे रही है। सीएम की गिरफ्तारी के बाद, इससे पहले जब ईडी ने सीएम को गिरफ्तार किया था, तब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के पास प्रदर्शन का ऐलान किया था, तो वहीं भाजपा ने राजघाट पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में आज जहां जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद समेत अन्य पदाधिकारी उपवास करेंगे, तो वहीं भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगते ही जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने जिसे स्टार प्रचारक बनाया था, उसी ने ही अब पार्टी छोड़ दिया है। गिले शिकवे के बाद आखिरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद समर्थकों संग उन्होंने भाजपा का दामन भी थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिनेश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है, जिससे वहां रहना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी के कामों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहा हूं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। शनिवार को शाम को उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि साल 1993 और 1996 में उत्तर प्रदेश के समय देहरादून विधानसभा से दिनेश अग्रवाल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। राज्य गठन के बाद दिनेश अग्रवाल ने 2002 और 2007 में लगातार 2 बार लक्ष्मण चौक सीट से नित्यानंद स्वामी को हराया था। इसके बाद साल 2012 में उन्होंने धर्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी प्रत्याशी को हराया था। इसके बाद साल 2017 के चुनाव में उन्हें भाजपा के हाथों हार मिली। साल 2017 और साल 2018 के चुनाव में हार मिलने के बाद वो पार्टी में तो रहे, लेकिन उनकी भूमिका ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई थी। बीते कुछ दिनों से उनकी बगावती सुर सुनने को मिल रहे थे, जिसके बाद उनको मनाने की कोशिश भी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने उनके घर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह कन्हैया कुमार है, इसे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। ये जेएनयू में 8 साल पढ़ा है। यह बार बार कह रहा है H1N1 वीजा, जबकि H1N1 कोई वीजा कैटेगरी नहीं होती, बल्कि यह इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम है। कि कैसे गए हैं, किस माध्यम से गए हैं, स्टूडेंट वीजा पे गए हैं कि वर्क वीजा पे गए हैं कि टूरिस्ट वीजा पे गए हैं, वीजा का कैटेगरी क्या है, H1N1 कौन सा वीजा लेकर के गए हैं, ये तो सरकार बताएगी। हम कैसे बता सकते हैं? हम तो विदेश मंत्री हैं नहीं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जेएनयू से पीएचडी डिग्रीधारी हैं। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। बड़े बड़े मुद्दों पर कांग्रेस की ओर से छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। इसी बीच शुक्रवार 1 मार्च 2024 को उन्होंने रूस में रह रहे उन 20 भारतीयों को लेकर प्रेस से बातचीत की जो वहां फंसे हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका सामान्य ज्ञान भी सामने आ गया जब उन्होंने खतरनाक H1N1 वायरस को वीजा कैटेगरी में बता डाला। दरअसल कन्हैया कुमार ने दावा किया सरकार को उन युवाओं के साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो यहां की परिस्थितियों के कारण भारत छोड़ने को मजबूर है। कन्हैया ने कहा यह तो सरकार बताए कि ये लोग विदेश कैसे पहुंचे, कि वो लोग स्टूडेंट वीजा पर गए हैं, वर्क वीजा पर गए हैं, टूरिस्ट वीजा पर गए हैं, वीजा की कैटेगरी क्या है, H1N1 कौन सा वीजा लेकर गए हैं, यह सरकार बताएगी। हम कैसे बता सकते हैं, हम तो विदेश मंत्री है नहीं। जेएनयू से अफ्रीकन अध्ययन में पीएचडी करने वाले कन्हैया कुमार को शायद यह बात पता नहीं कि H1N1 को वीजा की कैटेगरी नहीं बल्कि यह स्वाइन फ्लू का वायरस है। लेकिन साल 2011 में जेएनयू के सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी के लिए दाखिला लेने वाले कन्हैया कुमार को यह नहीं पता है कि H1N1 कोई वीजा कैटेगरी नहीं बल्कि वायरस है। वैसे अगर हम कन्हैया कुमार के बारे में यह मान ले कि H1N1 कोई वीजा कैटेगरी है भी तो भी उसका रूस से कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो यह कि H1N1 कोई वीजा कैटेगरी नहीं बल्कि H1B वीजा कैटेगरी होता है जो सिर्फ अमेरिका के संदर्भ में लागू होती है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था बल्कि इसका आयोजन रूस के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए किया गया था। कन्हैया कुमार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की बदहाली पर भी बात करते नजर आए। उन्होंने तमाम बातों के बीच बिहार में हनीमून के लिए बाहर जाने की मजबूरी भी गिनाई। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, यहां तक कि हनीमून मनाने भी बाहर जाने के लिए लोग मजबूर हैं। खैर, कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, इसके लिए बिहार के नौजवान जरूर उनके ऋणी रहेंगे। वहीं इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार से माइक छीनने का वीडियो भी सामने आया था। यह वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो बिहार के औरंगाबाद का था। जब कन्हैया कुमार के साथ यह वाकया हुआ उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद थे। वायरल वीडियो के अनुसार मंच पर खड़े कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अभी उन्होंने नारे लगाने शुरू किए ही थे, उनके पास एक शख्स आए और उनसे माइक छोड़ने को कहा। बताया जा रहा है कि उन्हें माइक से हटाने वाले स्थानीय एमएलसी समीर सिंह थे। कन्हैया कुमार ने पहले तो तल्ख लहजे में समीर सिंह का विरोध किया, हालांकि उसके बाद वे अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गए। उनके हटने के बाद समीर सिंह ने मंच का संबोधन शुरू किया। बोलते हुए एक बार कन्हैया की तरफ देखा भी, फिर आगे की सभा संचालन करने लगे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।